घुसपैठियों को लेकर सवाल योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद उठा है। सवाल है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का हमदर्द आखिर कौन है? किसने घुसपैठियों को ठिकाना मुहैया कराया? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के चुनावी रण में उतरे यूपी के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाया। वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप पड़े, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। केजरीवाल के सिपाहियों ने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो घुसपैठिए कैसे भारत में दाखिल हो गए? इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर मुद्दा उठाया। पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लिए जाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। साजिश के तहत केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों में कितना दम है? और सवाल यह भी है कि दिल्ली चुनाव में क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चल पाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। दिल्ली पुलिस का रोहिंग्याओं के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। झुग्गियों में पहचान छिपाकर रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस घुसपैठ के खिलाफ अभियान चला रही है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली की झुग्गियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसने बसाया? किसने इन्हें दाना पानी दिया? देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। इन घुसपैठियों का हमदर्द कौन बना? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे की एंट्री हुई तो राजधानी के सियासी गलियारे का तापमान बढ़ने लगा। आम आदमी पार्टी पर योगी के आरोपों ने चुनावी घमासान को तेज कर दिया। योगी ने केजरीवाल पर आरोपों के बाण चलाए तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। पिछली बार भी जब योगी जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे। 14 जगह रैली की थी और उन 14 की 14 जगह पर भाजपा बुरी तरह हार गई थी। दिल्ली की जनता को पता है कि एक ईमानदार नेता ही हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी जैसा, जिसने जो काम किए वो बताए और जो अधूरे रह गए वो भी बताए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं और ये जंग तब और भीषण हो गई जब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देश पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी पंजाब पुलिस को वापस ले लिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी। केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप मढ़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है सत्ता भोगने के लिए। तो दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल की सुरक्षा से लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों तक गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी है। लेकिन सवाल है कि किसके आरोपों में कितना दम है। क्या दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चलेगा? अब इसी सब मुद्दे के कारण कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव में घूम रहे हैं। उन्हीं सवालों का जिक्र कर लेता हूं। पहला सवाल, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसने दिया है संरक्षण?
एक और सवाल है कि घुसपैठियों के आधार कार्ड, पहचान पत्र आखिर बन कैसे गए? और क्या दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी बनेंगे चुनावी हथियार? और क्या बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गए हैं केजरीवाल? ये तमाम सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विजय खेरा, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ होंगे। गिन्नी साहनी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं विजय खेरा साहब के पास चलूंगा। विजय खेरा साहब, मुझे अच्छे से याद है कि देश की संसद में 2016 में केंद्र की सरकार ने कहा था कि 40,000 घुसपैठी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो संख्या और हो गई। तमाम सूत्र बनाते हैं कि ये 1.5 से 2 करोड़ की संख्या है पूरे देश में। बावजूद इन्हें निकालने का काम नहीं किया गया, और देश की राजधानी दिल्ली है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि कहां कहां पर बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। बावजूद इसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाए। पहले भी एलजी थे, आज भी एलजी है। एलजी ने पत्र के जरिए उन्हें चिन्हित करने की बात की है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत पहले नहीं हुई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। बांग्लादेशियों जो घुसपैठ से आए हैं, उनको निकालने का काम जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। मैं एक बात पिछले थोड़े से इतिहास पर डाल दें। अगर इंदिरा गांधी ने इंग्लैंड में बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं एक एक बांग्लादेशी को निकाल दूंगी, समय सीमा नहीं बता सकती, और उसके बाद बजाय निकालने के पूरे शासन में बसते ही चले गए। कोई उनको रोकथाम नहीं कर पाई। मैं समझ सकता हूँ वो दीवार नहीं बना पाई, बाउंड्री वॉल नहीं बना सकी, बड़ा पैसा खर्चा है, हजारों किलोमीटर की, वो समझ सकते हैं। लेकिन रोक टोक के बजाय उल्टा आसाम की सरकारों ने उनको, कांग्रेस की सरकारों ने बसाने का काम किया। यहाँ तक की कोशिश की कि उन्हें नागरिकता दी जाए। और वोटर वगैरह बनाना तो ये बंगाल ममता बनर्जी के भाई हाथ का काम है, चाहे जैसे बनवा देती है, बनवाती रहती है। और उसी काम में दिल्ली की सरकार भी लगी रही। तो इसमें जहां पर सिस्टम डेमोक्रेसी का है और सरकारें राज्य में उनके अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को हनन करना आसान नहीं होता है। और जब वो प्रश्रय दे रही हो कि उनको वोट चाहिए, ये वोट उनके पक्के हो जाएंगे, इसलिए वो उनको हर तरह की इमदाद मुहैया करवाती है। जब भी जहां से आए रहने का भी काम करती है, उनके कार्ड बनवाने भी हेल्प करती है। यहाँ मुश्किल होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की 90% मतलब यूटी अगर छोड़ दें तो पुलिस भी उनके हाथ में, और पुलिस ना भी हो जिनके हाथ में, अगर यूटी में शासन जिनके हाथ में है, तो राशन कार्ड बनवाना और कार्ड बनवाना और ये आधार कार्ड है तो उनके लिए मामूली बात है। क्योंकि कार्ड बनवा देते हैं, फिर रहते हैं, फिर उन्हें रहने की जगह देते हैं, फिर उन्हें बसाते हैं। अभी इसी का उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वही दिया कि जो ओखला में बसाए जा रहे थे, जहां सबसे आसान था, क्योंकि उसी धर्म के लोग अधिकांश यहाँ रहते हैं, उसी धर्म के बांग्लादेश से आ रहे थे, तो उनको बसाने में, वहां उनके साथ घुल मिल जाना आसान था। और अक्रॉस द इमीडिएटली यमुना की कालिंदी के पीछे उत्तर प्रदेश है। उनकी सिंचाई विभाग की तो बहुत सारी जमीन अंदर ही ओखला के दिल्ली की तरफ है, दिल्ली में ही है, बल्कि ये बताऊं मैं, कई एकड़। तो उसमें उनने बसाने का काम किया, कब्जा किया। अभी योगी जी ने उदाहरण दिया कि हमने हटाया, नहीं हटे तो बुलडोजर से हटवाना पड़ा। तो जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमें कानून ने शक्ति दी है, उस शक्ति के अंदर रहकर जितना बन सका उनको रोका। यहाँ तक कि सीसीए बिल का इन लोगों ने विरोध किया। वो बिल जो गांधी जी ने कहा था, खुद महात्मा गांधी ने, कि जब भी दूसरे धर्म के लोग, मतलब मुस्लिम्स के अलावा ईसाई, पारसी, हिंदू जो भी सताए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हिंदुस्तान की सरकार अगर जब भी आना चाहे, आजकल या कभी भविष्य में आने का रास्ता भी देगी, उन्हें बसाने के लिए उनकी मदद भी करेगी। जब सीसीए बिल आए तो इनको विरोध करना है, और विरोध भी इस सीमा तक करना होता है कि कह रहे हमारा एक कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है। यानी ये तक बोल गए थे अधीर रंजन जी, देशद्रोह नहीं है और क्या है। मतलब वो कश्मीर का आज हिस्सा भी नहीं मानती कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का, वो कह रहे अभी तो फैसला होना है। ऐसे लोगों से मुकाबला हमारा, ऐसे अपने घर के उन गद्दारों से भी हमें लड़ना पड़ता है जो बीच बीच में इन्हें बसाने का काम करते हैं। यहाँ समस्या आती है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें रोकने में। आज सीसीए के बिल का पास हुआ होता तो अभी बहुत सारा काम तो अभी बांग्लादेश के घुसपैठियों के साथ अभी हो गया होता। संजीव कौशल साहब,
संजीव कौशिक साहब, जो बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे वही बात डॉक्टर विजय खेरा कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को देश की राजधानी दिल्ली में बसाना, उन्हें पनाह देना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का काम है। मनोज जी, सेल्फ गोल क्या होता है ये सामने उदाहरण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लोग बाहर से आएंगे जिनको दिल्ली के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता किस तरह से रहती है, दिल्ली किस तरह के अधिकारों से जीती है, बस इसी तरह की बातें करेंगे। इससे पहले भी 2020 में योगी जी आए थे, 4 दिनों में 14 सभाएं की। मेरे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तय आपको करना है कि पाकिस्तान को जिताना है या हिंदुस्तान को जीतते हुए आप देखना चाहते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब तो नई बात क्या है, सवाल यह है कि बांग्लादेशी यदि आके दिल्ली में बस गए हैं तो पुलिस उसको बाहर निकालेगी, गृह मंत्रालय बाहर निकालेगी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़ के ले जाके दिल्ली से बाहर निकालेगा? कहां निकाल देगा? ये बगैर तुक वाली बातें आके वो कानून व्यवस्था पर भी ज्ञान देके चले जाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। वो तो सीधा अमित शाह जी के ऊपर, पता नहीं हमको समझ में नहीं आया कल कि आखिर किस बात से खुन्नस खाए हैं कि अपरोक्ष रूप से लगातार वो अपने ही गृह मंत्रालय पर हमले किए चले जा रहे हैं। नाकामयाब कौन है? यदि बांग्लादेशी घुसपैठी यदि बाहर से आ गए, म्यांमार से यदि रोहिंग्या आ गए तो कैसे आए? उड़ के आए? अरविंद केजरीवाल ने हवाई जहाज से बुला लिया, दिल्ली में लाकर बसा दिया। ये बड़ा सवाल है हिमांशु भट्ट साहब। हिमांशु भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है और वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आखिर वो कैसे आ गए? क्या अरविंद केजरीवाल प्लेन लेकर गए थे, उनको प्लेन में बिठाया, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में ले आए? वो घुस कैसे रहे हैं? और इसके साथ साथ एलजी क्या कर रहे थे? एलजी ने चुनाव के 2 महीने पहले पत्र निकाल दिया और पत्र निकालकर उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है, वो क्यों नहीं चिन्हित कर पाई? ये तमाम सारे सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो सवाल उठाएगी, सवाल उठाएगी। वो ये भी कहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल लेके आए, मगर उनको वहां लाके बसाया किसने है? दिल्ली में आने के बाद उनके राशन कार्ड बनवाए किसने? और ये भाई साहब बात कर रहे थे अभी 2020 की। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से। मैं बड़ा सीधा बात करूंगा। मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में दिल्ली का जो प्रशासन रहा है स्थानिक तौर पे, वो जिम्मेदार है। हाँ, वो आए कैसे, ये सवाल उठा सकते हो आप, मगर ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हर एक जगह पे जाके मिसे, तो मतलब उनके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क तो है। और देखिए, ये बताना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते। ये अभी ये चुनाव का सीजन है ना, तो आक्षेपबाजी करने में लगे। अभी योगी जी ने तो सीधा बोल दिया ओखला में हुआ ये। अभी ओखला में नहीं हुआ तो ये प्रूव करे आम आदमी पार्टी वाले, मगर वो नहीं करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, वो मैं समझता हूं, मगर उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 14 सभाएं की थी योगी जी ने 2020 में, और आज 2025 है और 5 साल के अंदर यमुना से बहुत गंदा पानी बह चुका है। आप खाली 20 का बात करके, ये करके दिल्ली के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्य प्रधान, ये वो नहीं कर सकते। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी है। एक वक्त था जब पिछले 15 सालों में बांग्लादेशी सरकार को भारत सहायता करती थी। आज ये वक्त नहीं है। आज हमारे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बॉर्डर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे के अंदर अगर आप रोहिंग्यास को या बांग्लादेशीज को वोट बैंक के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर संगरेगी, मैं बहुत स्पष्ट शब्द बोल रहा हूं, संगरेगी जी, तो ये एक देशद्रोह होगा। ये देशद्रोह होगा और देश की सुरक्षा से, देश की आंतरिक सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ होगा। लेकिन गिन्नी साहनी साहब, आरोप तो विजय खेरा जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपके ऊपर भी लगा लिया। इंदिरा गांधी, सोचिए कितने दशक पुरानी बात है, इंदिरा गांधी तक बांग्लादेशियों को निकालने की बात करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस निकालना तो छोड़िए जनाब, वोट बैंक बना लिया। अनम्यूट कर लीजिए साहनी साहब। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके चुनाव की बात होनी चाहिए। ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, कब से बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो उस मुद्दों को उठाती है जिसका आपकी राजनीति में कोई ताल्लुक नहीं है।
आज अगर आप बात करें कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा कि भाई वो उनको बता के बैठे हैं, तो दो सवाल मैंने दोनों पार्टियों से हैं। पहला सवाल तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा सवाल प्रशासन सिंह खुद इन्होंने लगा दिया। अगर ये कहती है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी, आज बीएसएफ, आज देश की सुरक्षा, ये किसके हाथ में है? आज केंद्र सरकार के हाथ में है। इसका मतलब केंद्र सरकार मानती है कि हम नाकाम है। आज बॉर्डर हमारा, तो ये फिल्म चल रही है कि चारों के नीचे से बजरंगी भाईजान आ गए, ये क्या है? आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है कि चुनाव आते हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक्टिव कर दिया जाता है। कल योगी जी कह रहे बटोगे और कटोगे। अभी दिल्ली में दंगे पहले 2020 में भुगते हैं, उन दंगों से कितना नुकसान हुआ। आप इस चीज को देखिए, चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दों को ना लेकर के इसे जबरदस्ती हिंदू मुसलमान से बीजेपी जोड़ने की एक साजिश ऐसी भी है। और उसमें आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं अगर आप ये कहती हैं कि उन्होंने उनको बचाया है, उनको वहां पर संरक्षण दिया है, तो इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं। एक बंदा आधार कार्ड बनवा रहा है, एक बंदा वोटर कार्ड बना रहा है, एक बंदा उनको बता रहा है कि भैया दिल्ली में चुनाव आएंगे तो झाड़ू के वक्त ये हमारे हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको रख लेना। तो ये सोचने की बात है कि आज जबरदस्ती एक ऐसा मुद्दा खड़ा करा जा रहा है बीजेपी के द्वारा जिससे दिल्ली के चुनाव से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर आज बीजेपी ये मानती है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, तो अमित शाह जी इस्तीफा देंगे कि मैं अपनी देश की सुरक्षा को संभाल नहीं पा रहा, कोई भी देश की सुरक्षा में टाप किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप है तो आम आदमी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार अगर है तो दिल्ली पुलिस ये बड़ा आरोप भी है विजय जी। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मैं पूछना आपसे ये भी चाहता हूं, ये तमाम सारे आपने संजीव कौशिक को सुना कि क्या प्लेन में बिठाकर अरविंद केजरीवाल लाए, इसके साथ साथ आपने ये भी सुना कि किस तरीके से गिन्नी सानी आरोप लगा रहे हैं कि ये पुरानी बातें हो गई, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं पहले ये बताइए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो है, देखिए जिस तरीके से इस देश में फ्रीबीज की घोषणाएं हो रही हैं, आपके देश के लोग छोड़िए, दूसरे देश के जो लोग हैं वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां तो खाने का संकट है, बांग्लादेश में खाने का संकट है, पाकिस्तान में खाने का संकट है, तो उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपके परिवार को 10-12 हजार रुपए महीना मिल जाएगा और आपके परिवार को खाने के लिए राशन मिल जाएगा, रहने के लिए फ्री में जगह मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा और पढ़ने के लिए फ्री की सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो जो शुरुआती दौर में संघर्ष की चीजें होती है वो मिल जाएगी, ये एक बड़ा कारण है और कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे। पहले मैं एक लाइन में एक और बात बोल दूं, अभी फिर आपकी सारी बात बताता हूँ। ये जो घुसपैठ की बात हो रही है, इसको रोकने के काम अमेरिका नहीं कर पाया। मैक्सिको से लाखों लाखों लोग हैं। आज पहली समस्या अगर वहां के ट्रम्प साहब ने बोली है तो यही बोली है कि हम इनको निकालेंगे बाहर, कैसे भी निकालें, कुछ भी करें, और घुसते आ रहे हैं। वो नहीं रोक सके, इतना मतलब वेल इक्विप्ड कंट्री है। तो ये जहां तक नहीं घुसने का सवाल है, चूंकि भाषा एक है, कल्चर एक है, और दूसरी बात उस धर्म के लोग इस धर्म में जो है वो धर्म एक ही मानते हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले लोग पूरे विश्व को एक ही तरह से मानते हैं। वो लोग, उन्हें फिर इससे मतलब नहीं है पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है, अधिकांश लोग, और ऐसा ही देखा गया। अब ये लड़ाई इस समय मुसलमान वोट की है, कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में ये झगड़ा है, सबसे बड़ी मुसीबत। तो आप जो मुद्दा बना रहे हैं, फिर आप क्यों जांच के चुनाव के ठीक पहले आप क्यों जांच करवा रहे हैं? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई दिल्ली में, सिर्फ एक माइनॉरिटी वोट के कारण। वो वोट केजरीवाल को चला गया। अब ये लड़ाई उसी वोट के लिए है, दोनों तरफ से कौन बसा सकता है, कौन आज उन्हें सुविधाएं दे सकता है। केजरीवाल उसमें बहुत पिछड़ रहे थे कांग्रेस से। इस समय फिलहाल इस चुनाव में उन वोट्स के लिए ऐसे लग रहा था उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, और उस चिंता के चक्कर में इन्होंने हर चीज पहुंचाने की कोशिश की। शाहीन बाग में तक मदद की, जो देश के खिलाफ बोल रहे थे, काम कर रहे थे, और कांग्रेस भी उसमें शामिल रही कि जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगाने वालों पर भारत तेरे टुकड़े को मिलने के लिए राहुल गांधी चले गए। तो ये सारा कंपटीशन देश को बर्बाद इसलिए कर रहा है। इन दोनों में माइनॉरिटी वोट का जो कंपटीशन है, और वही लड़ाई आज दिल्ली में दिखाई दे रही है। और इसीलिए केजरीवाल आउट ऑफ लड़ाई में हर चीज को देने, और डॉक्टर विजय खेर आप कहीं नहीं इस लड़ाई में, सर आप इसका ही नहीं इस लड़ाई में, आप इस लड़ाई में कहीं नहीं है। नहीं, हम वोटों की लड़ाई में नहीं, हमारा तो सीधा है जो गांधी जी भी कहते थे और आज वो जो मोदी जी भी वही कर रहे हैं, उस बात के लिए कि हमारे बुनियादी सुविधाएं
हर से उस आदमी तक पहुंच जाए जो वंचित रहा है। बेसिक सारी की सारी सेंट्रल फोकस हमारा वहीं पर है। वो फ्रीबीज के रूप में आप कह सकते हैं, रेवड़ी के रूप में कह सकते हैं, जो चाहे कहें, लेकिन हम किसी भी को भूखा नहीं रहने देंगे। 80 करोड़ लोगों को खाना कोरोना में खिला के हमने निकाल दिया। बिना वस्त्र के नहीं रहने देंगे, बिना डॉक्टर मकान विजय के खेरा नहीं साहब, रहने एक देंगे। छोटा सा मेरे जहन में सवाल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, देखिए कितना दूर आपको लेके जाता हूं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में कवर्धा में मोहम्मद अकबर जो कि भूपेश बघेल सरकार में मंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि साहब 2,500-3 हजार रोहिंग्या बसा दिए और बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। चुनाव खत्म हो गए, एक आवाज बीजेपी नहीं निकल रही है, सरकार बन गई है, किसी ने चिन्हित तक नहीं किया। तो क्या रोहिंग्या और क्या बांग्लादेशी क्या चुनावी मुद्दा है? एलजी साहब ने चिन्हित करने के लिए पत्र निकाल दिया, लेकिन क्या वाकई ईमानदारी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकाले जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? सीसी हमने कानून भी लेके आ रहे हैं और उस पर हमने ही काम किया है। आज तक किसी सरकार ने काम किया ही नहीं। कितने निकल गए? कानून आए हुए बहुत टाइम हो गया, असम से कितने निकले? हाँ, लेकिन हमने आपसे बताया ये समस्या ऐसी हमने बताया ना, क्योंकि बिल्कुल जुड़ी हुई बॉर्डर्स हैं और उनका आना जाना, यहाँ के लोगों को लेके आना, उनको मिला लेना, ये सब बहुत कठिन काम नहीं है उन लोगों के लिए। और खास तौर से उस समय जहाँ पूरी की पूरी बॉर्डर बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ, और बंगाल उनके लिए सबसे आसान है, नाव से आना, रात को आना, जंगल से आना, और वहाँ की सरकार वहाँ चुप बैठी रहती है। हमारा काम वहाँ नहीं स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी किस कदर प्रजातांत्रिक ढंग से मोदी जी ने सरकार चलाई, एक भी सरकार भंग नहीं की और दर्जनों सरकारें भंग होती रही हैं पहले स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने वो भी काम नहीं किया, लेकिन हाँ इन लोगों को सुधरना होगा। बॉर्डर पर जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं और वोट की खातिर इनको अभी तो कह रहे हैं संजीव कौशिक के बॉर्डर पर तो बीएसएफ है। हाँ बीएसएफ तो है, पर अकेली बीएसएफ तो नहीं है ना, स्टेट पुलिस भी रहती है ना बॉर्डर पे, बीएसएफ तो है ही। पर बीएसएफ का एक एक सिपाही हमने आपसे बताया ना, पूरा का पूरा एंड टू एंड नहीं रह सकता है। संजीव कौशिक जवाब तभी आज तक कहीं हो पाया है अभी तक देखिए, दुनिया में। लेकिन इनका अगर बस घुस आते हैं तो इमीडिएटली इनको मदद मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। मनोज जी इनका बस चले तो बॉर्डर पर जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट इनके हिस्से में होना चाहिए। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। उसके बाद में ये रोहिंग्या को पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा क्या है हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिस तरह की राजनीति करती चली आई है उसी तरह की राजनीति में वो दिल्ली में भी